दोस्तों 26 अगस्त 1978 दिल्ली की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क, शाम का वक्त, तभी एक आदमी अपने स्कूटर पर जा रहा था। उसका नाम था इंद्रजीत सिंह। अचानक उसकी नजर एक फिएट कार पर पड़ी जो उसके बगल से गुजर रही थी और कार के अंदर का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। पीछे की सीट पर दो बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का, और वो दोनों आगे बैठे दो आदमियों से लगातार जूझ रहे थे। लड़का खून से लथपथ, उसने अपना जख्मी खून से सना कंधा खिड़की से बाहर दिखाया और हाथ हिलाकर मदद मांगी। इंद्रजीत सिंह ने अपना स्कूटर उस कार के बराबर लाने की कोशिश की, लेकिन कार ने रफ्तार पकड़ ली और भीड़ में गायब हो गई। और सिर्फ इंद्रजीत ही नहीं बल्कि कई और आम लोगों ने भी उस दिन उन बच्चों को मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा। एक आदमी ने कार रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कोई उस कार को रोक नहीं पाया। वो लड़की थी 16 साल की गीता चोपड़ा और वो लड़का था उसका 14 साल का छोटा भाई संजय चोपड़ा। उस शाम वो सिर्फ एक रेडियो प्रोग्राम में हिस्सा लेने घर से निकले थे। उन्हें क्या पता था कि जिस कार में उन्होंने लिफ्ट ली है वो उन्हें मौत की तरफ ले जा रही है। और जिन दो आदमियों ने उन्हें अगवा किया था उनके नाम थे रंगा और बिल्ला। ये दो नाम आगे चल के भारत के इतिहास में दहशत का दूसरा नाम बन गए। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, ये कहानी है दो बेहद बहादुर बच्चों की जो आखिरी सांस तक लड़े। ये कहानी है एक ऐसे जुर्म की जिसने पूरे देश को सड़कों पर उतार दिया, संसद में बहस छिड़वा दी और जिसकी गूंज आज लगभग 50 साल बाद भी सुनाई देती है। आज की कहानी 1978 की है, लेकिन इसका दर्द आज भी उतना ही ताजा है। ये उन दो बच्चों की कहानी है जिनकी बहादुरी को आज भी पूरा देश सलाम करता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं किलर कहानियां, जहां हर कहानी दिल को छूती है और रूह हिला देती है। दिल्ली का धौला कुआं ऑफिसर्स एनक्लेव, जहां देश की सेवा करने वाले फौजी अफसर अपने परिवारों के साथ रहते थे। यहीं रहता था चोपड़ा परिवार। परिवार के मुखिया थे कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा, भारतीय नौसेना के एक सम्मानित अफसर जो नेवी के जज एडवोकेट जनरल ऑफिसर का काम देखते थे। फरवरी 1977 में वो अपने परिवार के साथ दिल्ली आए थे। एक शानदार इज्जतदार जिंदगी। उनके दो बच्चे थे, बड़ी बेटी गीता चोपड़ा 16 साल की, वो जीसस एंड मेरी कॉलेज में कॉमर्स की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, और छोटा बेटा संजय चोपड़ा 14 साल का, मॉडर्न स्कूल में 10वीं का छात्र। दोनों भाई बहन को पब्लिक स्पीकिंग और ब्रॉडकास्टिंग का बहुत शौक था। होनहार, समझदार और एक दूसरे के बेहद करीब। 26 अगस्त 1978 शनिवार की शाम, उस दिन गीता और संजय को ऑल इंडिया रेडियो के एक बेहद मशहूर प्रोग्राम युवाणी में हिस्सा लेना था। ये नौजवानों का एक रेडियो प्रोग्राम था। गीता उस प्रोग्राम को कंपेयर करने वाली थी, यानी होस्ट करने वाली थी, और संजय भी उसमें हिस्सा लेने वाला था। प्लान बिल्कुल आसान था। दोनों बच्चे शाम 7 बजे तक संसद मार्ग पर स्थित ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर पहुंच जाएंगे। रात 8 बजे प्रोग्राम शुरू होगा। माँ बाप घर पर रेडियो चलाकर अपने बच्चों की आवाज सुनेंगे और रात 9 बजे कैप्टन चोपड़ा खुद जाकर बच्चों को AIR के दफ्तर से ले आएंगे। शाम 6:15 पर गीता और संजय घर से निकले, हंसते मुस्कुराते, एक आम सी शाम की तरह। उन्हें बस ऑल इंडिया रेडियो पहुंचना था। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जिंदगी का सबसे आम सी शाम सबसे बड़ा हादसा बनकर लौटती है। शाम 6:30 बजे दोनों बच्चे गोल डाक खाने पहुंचे। ऑल इंडिया रेडियो बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर था। उन्हें बस एक लिफ्ट चाहिए थी और तभी उनके सामने आकर रुकी एक फिएट कार। उस कार में बैठे थे दो आदमी जो शहर में शिकार की तलाश में घूम रहे थे। अब आपको उन दो आदमियों से मिलवाते हैं जिन्होंने उस शाम को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। पहला कुलजीत सिंह, जिसे लोग अक्सर उपनाम रंगा से जानते थे, और दूसरा जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला। ये दोनों कोई पेशेवर शातिर माफिया नहीं थे। ये छोटे मोटे अपराधी थे, चोरी चकारी करने वाले जो पहले से ही पुलिस की नजर में थे। कुछ पुराने मामलों में भी ये वांटेड थे। उस दिन इन दोनों के दिमाग में एक भयानक प्लान था। ये एक चोरी की फिएट कार में घूम रहे थे जिसपे एक नकली नंबर प्लेट लगी थी और इनका इरादा था किसी अमीर घर के बच्चों को अगवा करना, उनके परिवार से मोटी फिरौती वसूलना, और अगर कुछ गड़बड़ हुई
तो बच्चों को मार देना। उनकी नजर पड़ी गीता और संजय पर, दो साफ सुथरे पढ़े लिखे घर के बच्चे जो लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। रंगा और बिल्ला ने सोचा ये किसी अमीर परिवार के बच्चे लगते हैं, बस यही हमारा शिकार है। अब उन्होंने कार रोकी और बड़ी शराफत से लिफ्ट दे दी उन्हें। गीता को रास्ता अच्छी तरह पता था, उसे जरा भी शक नहीं हुआ। दोनों भाई बहन कार में बैठ गए, बिल्कुल बेखबर। उन्हें नहीं पता था कि वो किसके साथ बैठ रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में बच्चों को एहसास हो गया कि कार गलत रास्ते पर जा रही है। AIR की तरफ नहीं, किसी और दिशा में ही कार जा रही है। और तभी उनके अपहरण की वो दर्दनाक दास्तान शुरू हुई जो दिल्ली की सड़कों पर कई लोगों ने अपनी आंखों से देखी। गीता और संजय ने हार नहीं मानी, उन्होंने पूरी ताकत से विरोध किया। कोर्ट के दस्तावेजों और चश्मदीदों के बयानों के मुताबिक गीता ने कार चला रहे ड्राइवर के बाल तक पकड़ के खींचे और संजय वो जख्मी होने के बावजूद खिड़की से बाहर लोगों को हाथ हिला हिलाकर उनसे मदद मांग रहा था। कई लोगों ने उन्हें देखा। इंद्रजीत सिंह ने अपने स्कूटर से कार का पीछा करने की कोशिश की। भगवान दास नाम के एक और शख्स ने भी उन बच्चों को कार में संघर्ष करते हुए देखा। एक आदमी ने तो कार रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कार तेजी से विलंगडन अस्पताल की तरफ निकल गई। जरा सोचिए दोस्तों, भरे शहर में, वो भी दिल्ली जैसे शहर में, कई लोगों के सामने दो बच्चे मदद के लिए चिल्ला रहे थे। लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन वो कार किसी के हाथ नहीं आई। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा दुख है कि मदद इतनी पास थी, फिर भी इतनी दूर। रंगा और बिल्ला बच्चों को एक सुनसान जगह ले गए और वहां फिरौती की बात करने से पहले उन्होंने सवाल पूछा, तुम्हारे पिता क्या करते हैं? संजय ने गर्व से जवाब दिया, मेरे पापा नेवी में ऑफिसर हैं। और यही एक जवाब इन दोनों बच्चों की मौत का परवाना बन गया। दोस्तों, रंगा और बिल्ला ने बच्चों को इसलिए अगवा किया था ताकि किसी अमीर बिजनेसमैन परिवार से करोड़ों की फिरौती वसूल सके। उनका सारा हिसाब किताब इसी एक बात पर टिका था कि बच्चे किसी रईस घर के हों। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इन बच्चों के पिता एक नौसेना अफसर हैं, तो उनके सारे मंसूबे धाराशायी हो गए। उनकी सोच थी कि एक फौजी अफसर के पास इतना पैसा कहां होगा कि मोटी फिरौती दे सके। ऊपर से एक फौजी से कौन उलझे। उनके लालच को झटका लगा और अब इन दोनों के सामने एक ठंडा क्रूर हिसाब था। बच्चों ने उनके चेहरे देख लिए थे, उनकी कार देख ली थी। अगर उन्हें जिंदा छोड़ा जाता तो ये पुलिस को सब कुछ बता देते, पहचान लेते। फिरौती तो वैसे भी मिलने वाली नहीं थी, तो रंगा और बिल्ला ने तय किया कि गवाहों को ही मिटा दिया जाए। उन्होंने बच्चों को दिल्ली रिज के एक सुनसान जंगली इलाके में ले जाने का फैसला किया। बुद्ध जयंती पार्क के पास एक ऐसी जगह जहां कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। और यहीं इस सुनसान जगह पर इन दो बच्चों के साथ जो हुआ वो किसी भी इंसान की रूह को झकझोर दे। संजय ने आखिरी दम तक अपने हमलावरों से संघर्ष किया। एक 14 साल का बच्चा दो बड़े आदमियों से अकेला लड़ता रहा अपनी बहन को बचाने के लिए। उसकी इसी बहादुरी से चिढ़कर रंगा ने कार के डिक्की से एक धारदार हथियार निकाला और संजय पर ताबड़तोड़ वार किए। संजय को कई जगह चाकू के घाव लगे और गीता उस 16 साल की बच्ची के साथ जो हैवानियत हुई उसका जिक्र करना भी मुश्किल है। मैं उसकी तकलीफ का विस्तार में बखान नहीं करूंगा क्योंकि वो हम सब की बेटी थी और उसकी गरिमा का सम्मान जरूरी है। बस इतना कि दोनों भाई बहन को उस रात बेरहमी से मार दिया गया और उनके शव झाड़ियों में फेंक दिए गए। दो मासूम बच्चे जो सिर्फ एक रेडियो प्रोग्राम में अपनी आवाज देने निकले थे, उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। उधर घर पर रात 8 बजे कैप्टन चोपड़ा और उनकी पत्नी ने बड़े चाव से रेडियो ऑन किया अपने बच्चों की आवाज सुनने के लिए। प्रोग्राम शुरू हुआ, लेकिन उसमें गीता और संजय की आवाज नहीं थी, किसी और ने उनकी जगह ले ली थी। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा डरावना पल क्या होगा जब आप अपने बच्चों की आवाज का इंतजार कर रहे हो और वो आवाज कभी आए ही ना। कैप्टन चोपड़ा का दिल बैठ गया, कुछ तो गड़बड़ थी। वो AIR के दफ्तर गए, लेकिन वहां उन्हें अपने बच्चों की कोई भी खबर नहीं मिली। रात 10:15 पर उन्होंने पुलिस को फोन किया और अपने बच्चों का हुलिया बताया। फिर वो खुद बेचैनी में निकल पड़े हर उस जगह ढूंढने जहां बच्चे हो सकते थे। विलिंगडन हॉस्पिटल तक भी गए, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला, ना कोई खोज ना कोई खबर। रात 11:30 बजे एक टूटा हुआ बाप खाली हाथ घर लौटा। वो पूरी रात उस परिवार पर कैसे गुजरी होगी ये शायद सिर्फ
वही समझ सकता है जिसने अपने बच्चे का इंतजार किया हो, ये जानते हुए कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। और फिर आया 28 अगस्त शाम के करीब 6 बजे। दिल्ली रिज के उस इलाके में धनीराम नाम का एक ग्वाला अपने मवेशियों को चरा रहा था। तभी उसे झाड़ियों से एक भयानक बदबू आई। उसने हिम्मत करके अंदर झांका और जो देखा उससे वो सन्न रह गया। घबराया हुआ धनीराम भागकर पुलिस के पास पहुंचा। गश्त पर मौजूद हेड कांस्टेबल रोहतास सिंह को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और फिर चोपड़ा परिवार को बुलाया गया उन शवों की पहचान के लिए। एक माँ और एक बाप को अपने ही 2 बच्चों की लाशें पहचाननी पड़ी, वो भी ऐसी हालत में जिसे देखकर कलेजा फट जाए। वो बच्चे जो 2 दिन पहले हंसते हुए घर से निकले थे। गीता और संजय की मौत की खबर जैसे ही फैली, पूरा देश सुलग उठा। दिल्ली की सड़कों पर हजारों छात्र उतर आए। लोगों ने डर के मारे घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया और अब पूरे देश की निगाहें बस एक ही सवाल पर टिकी थी कि रंगा और बिल्ला कहां हैं, और सबसे बड़ी बात, वो पकड़े कैसे गए। इसका जवाब किसी फिल्म से कम नहीं है। गीता और संजय की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं रह गया था, ये एक राष्ट्रीय गुस्से का तूफान बन गया। दिल्ली में छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। संसद में जनता की सुरक्षा पर बहस हुई। अखबारों में हफ्तों तक यही खबर छाई रही और रंगा बिल्ला की तस्वीरें मोस्ट वांटेड बनकर हर अखबारों में छपने लगी। हत्या के बाद रंगा और बिल्ला दिल्ली से फरार हो गए थे। लगभग 2 हफ्ते तक वो पुलिस की पकड़ से दूर रहे, लेकिन कहते हैं ना, कुदरत का इंसाफ अपना रास्ता खुद बना लेता है। 8 सितंबर 1978 कालका मेल ट्रेन जो दिल्ली की तरफ आ रही थी, यमुना नदी के पुल के पास ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई और उसी वक्त 2 आदमी एक डिब्बे में चढ़े। लेकिन किस्मत देखिए, वो जिस डिब्बे में चढ़े वो सेना के जवानों से भरा हुआ था, एक मिलिट्री कंपार्टमेंट। उस डिब्बे में मौजूद थे लांस नायक गुरतेज सिंह और एवी शेट्टी। इन दोनों ने उन अजनबियों से पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड दिखाने को कहा और यहीं रंगा बिल्ला की घबराहट ने उन्हें पकड़वा दिया। उनका बर्ताव शक पैदा करने वाला था। एक ने दूसरे से कहा कि वो पहले से भरा हुआ आइडेंटिटी कार्ड दिखा दो, और इसी बात ने जवानों का शक और गहरा कर दिया। तभी गुरतेज सिंह की नजर अपने पास रखे एक हिंदी अखबार पर पड़ी। उस अखबार में मोस्ट वांटेड अपराधियों की तस्वीरें छपी थी और उन्होंने देखा सामने बैठे उन आदमियों का चेहरा उस तस्वीर से हूबहू मिल रहा था। बस जवान सतर्क हो गए, उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और जैसे ही ट्रेन सुबह करीब 3:30 बजे दिल्ली पहुंची, उन्होंने रंगा और बिल्ला को पुलिस के हवाले कर दिया। यानी जिन बच्चों के पिता एक फौजी थे, उन बच्चों के कातिलों को आखिरकार फौज के जवानों ने पकड़ा। किस्मत का इंसाफ शायद ही कोई कहानी लिख सके। रंगा और बिल्ला पर मुकदमा शुरू हुआ। 1979 में ट्रायल चला और दिलचस्प बात, इन दोनों ने अपहरण की बात तो कभी नहीं नकारी, लेकिन हत्या और बाकी जुर्मों के लिए एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे। शुरू में दोनों ने कुछ बातें कबूल की, फिर अपने बयानों से पलट गए, लेकिन सबूत बेहद मजबूत थे। चश्मदीदों के बयान, खून से सने कपड़े, बरामद हथियार और फॉरेंसिक एविडेंस। एडिशनल सेशन जज ने दोनों को दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा। फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और 21 अप्रैल 1981 को सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा पर मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के शब्द बेहद सख्त थे कि कोर्ट ने रंगा और बिल्ला को समाज की व्यवस्था और सुरक्षा के लिए खतरा बताया और कहा कि पेशेवर हत्यारों के लिए कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। ये केस आगे चलकर भारत में मौत की सजा के रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत की एक बड़ी मिसाल बन गया। दोनों ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी। तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने वो याचिका खारिज कर दी और आखिरकार 31 जनवरी 1982 को रंगा और बिल्ला को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। एक आखिरी दिल को छू लेने वाली बात, जब रंगा और बिल्ला के शव उनके परिवारों को सौंपे जाने थे तो उनके अपने परिवार वालों ने, अपने रिश्तेदारों ने उनके शव लेने से इनकार कर दिया। जिन्होंने ऐसा घिनौना जुर्म किया, उन्हें उनके अपने खून ने भी ठुकरा दिया। आखिर में जेल प्रशासन ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे जरूरी बात यह है कि हमें रंगा और बिल्ला को नहीं
बल्कि गीता और संजय को याद रखना चाहिए, क्योंकि असली हीरो यही वो दो बच्चे थे। उनकी असाधारण बहादुरी के लिए एक 16 साल की बच्ची, एक 14 साल के बच्चे को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा शांति काल का वीरता पुरस्कार है। दो बच्चे जो आखिरी सांस तक एक दूसरे के लिए और अपनी जान के लिए लड़े, और उनकी याद को हमेशा जिंदा रखने के लिए इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर ने 1978 में 2 पुरस्कार शुरू किए, संजय चोपड़ा पुरस्कार और गीता चोपड़ा पुरस्कार। ये पुरस्कार आज भी हर साल 16 साल से कम उम्र के उन बच्चों को दिए जाते हैं जो असाधारण बहादुरी और निस्वार्थ साहस दिखाते हैं। यानी गीता और संजय की हिम्मत आज भी हजारों बच्चों को प्रेरणा देती है। इस केस ने देश को झकझोर दिया। इसने बच्चों की सुरक्षा पर एक ऐसी बहस छेड़ी जो आज तक जारी है। इसने पुलिस के रिस्पांस सिस्टम पर भी सवाल खड़े किए, क्योंकि कई लोगों ने माना कि अगर पुलिस उस शाम चश्मदीदों की बात पर थोड़ा तेजी से हरकत में आती तो शायद वो दोनों बच्चे बचाए जा सकते थे। ये कड़वा सच है जिसका दर्द उनके परिवार ने जिंदगी भर सहा, और हाल ही में इस केस पर एक वेब सीरीज भी बनी, राख, जिसने इस पुरानी भुला दी गई त्रासदी को एक बार फिर लोगों के सामने ला दिया। दोस्तों, गीता और संजय चोपड़ा एक 16 साल की बहन और एक 14 साल का भाई, 2 बच्चे जो 26 अगस्त 1978 की शाम सिर्फ एक रेडियो प्रोग्राम में अपनी आवाज देने निकले थे और फिर कभी घर नहीं लौटे। उनकी कहानी हमें कई चीजें सिखाती है। ये सिखाती है कि कैसे एक पल का गलत भरोसा, एक अनजान कार में बैठ जाना कितना बड़ा हादसा बन सकता है। ये सिखाती है कि माँ बाप के लिए सबसे बड़ा डर क्या होता है, रेडियो पर अपनी बच्चे की आवाज का इंतजार करना और उसकी जगह एक अजनबी आवाज सुनना। लेकिन सबसे बढ़कर ये कहानी हमें उन 2 बच्चों की हिम्मत सिखाती है। संजय जो जख्मी होकर भी खिड़की से हाथ हिलाकर मदद मांगता रहा, गीता जो आखिरी दम तक अपने हमलावरों से लड़ती रही। उन्होंने हार नहीं मानी और शायद इसीलिए आज लगभग 50 साल बाद भी उनका नाम बहादुरी का दूसरा नाम है। उनके नाम के पुरस्कार हर साल बहादुर बच्चों को दिए जाते हैं। रंगा और बिल्ला को इतिहास एक भयानक जुर्म के लिए याद रखेगा, लेकिन गीता और संजय को हमेशा उनकी बहादुरी के लिए याद रखा जाएगा। और शायद यही इस दुख भरी कहानी का इकलौता उजाला है। अगर एक कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हुई हो, अगर गीता और संजय की बहादुरी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इन 2 बहादुर बच्चों की कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और किलर कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं आपका होस्ट मनीष तिवारी। अगली बार मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अपना कीमती वक्त और प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। जय हिंद।